हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जीएस 365 में अब आगे देखेंगे। तो प्रेसिडेंट हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसमें देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे आपका करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। हम लोग टारगेट ले रहे हैं कि अप्रैल में आपका सीडीएस, उससे पहले जितना हो सकता है पॉलिटी में हम आपको कवर करवाएं। ठीक है, तो बिना किसी बात के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें आर्टिकल ही पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। तो आर्टिकल नंबर 63 जो है वो डील करता है वाइस प्रेसिडेंट से। ठीक है, अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऐसे मैं एक आपको चैप्टर बताऊंगा, बट यहाँ पर आप जान लें कि सेकेंड है, यानी कि दिस इज सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द आवर कंट्री। पहला तो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने फर्स्ट बात कर लिया है, प्रेसिडेंट होते हैं। सेकंड में आपके ये होते हैं। जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये अमेरिकन मॉडल से हमारे यहाँ लिया गया है। अमेरिकन मॉडल यानी कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ हम अमेरिकन से ही फॉलो करते हैं। मैं लास्ट में आपको इस चैप्टर को बताऊंगा कि ये क्या डिफरेंसेस है। बट मेनली जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग कंसीडर्ड एज द बैग ऑफ बोरोइंग्स। तो वहां पर अगर आप देखते हैं तो उस केस में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ली तो है बहुत सारी कंट्री से, बट हम उसमें अपने मॉडिफिकेशन करते हैं सेम मैनर में। हम देखेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बेसिकली हम क्यों कहते हैं कि अमेरिकन मॉडल से लिया। देखिए, अगर अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट एग्जैक्टली वहां पर जो है वो मेनली आपके वहां के चेयरमैन होते हैं अपर हाउस के। ठीक है, और अगर हम अपर हाउस की बात करते हैं अमेरिका में तो उसे हम सीनेट कहते हैं। ठीक है, तो वो अपर हाउस के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का रोल तब आता है जब प्रेसिडेंट की जो किसी कारण से अपने जो वर्क्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उसे कर नहीं पाते हैं, तब वाइस प्रेसिडेंट का रोल आता है एज ए प्रेसिडेंट। ऐसे वो मेनली चेयरमैन ही होते हैं किसके, अपर हाउस के। सेम मैनर में अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि इंडिया में द अपर हाउस इज राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट आपके होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यही समझते हैं कि जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो इनका इलेक्शन करवाता है जो होगा वो, देखिए ये इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, अपॉइंटेड नहीं है, इलेक्टेड है। तो इनका इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है आर्टिकल 66 में। 63 में इनके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि 63 आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 66 इसमें जो है वो आपको इलेक्शन की बात करता है। तो इलेक्शन जो है वो बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। हम लोगों ने इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का भी देखा था और आज हम इनका भी देखेंगे। और इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छा जो है वो एक टेक्निक दूंगा जिससे कि आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी क्या आती है, दिक्कत आती है। तो बेसिकली अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं इलेक्शन से रिलेटेड कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। देखिए, लगातार अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अब पता चल गया होगा कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है। यानी हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, जैसे कि अगर पीएम के इलेक्शन की बात करें, ऑल्दो हम पीएम के इलेक्शन में वोट नहीं करते, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट करते हैं, वो भी लोकसभा के। तो उसमें जो मेजोरिटी पार्टी आती है वो आपको पीएम, आज हम करेंगे पीएम तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ डायरेक्टली वोट कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात कर ले, प्रेसिडेंट की बात कर ले, वहां पे हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, एमपीस को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमएलसी को चुनते हैं, वो बाद में जाकर उन्हें वोट करते हैं और उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो वो सेम केस यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और कौन कौन इनके इलेक्टोरल कॉलेज में करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले इलेक्टोरल कॉलेज को ही देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो मैं देखिए ऐसे बताने के लिए तो आपको बताया जा सकता है कि कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में आता है, लेकिन थोड़ा सा इसको साइंटिफिक करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। देखिए, प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट का आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, बट मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ में करवाऊंगा ताकि आप यहाँ पर रिलेट कर पाए, जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन को दूर करें। हो सकता है कुछ चीजें आपको वेग लगे, बट ये टेक्निक आपको एग्जाम में कंफ्यूजन से आपको बचाएगा। एग्जाम में आप इजीली इसको आंसर भी कर पाएंगे। देखिए, जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट इज बेसिकली हुम, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इनका मेन रोल जो है वो चेयरमैन के रूप में है। जब प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को नहीं कर पाएंगे तब अभी हम देखेंगे किस किस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करते हैं, बट जब नहीं कर पाएंगे तब यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल आता है। तो उस केस में तो वो प्रेसिडेंट बन गए तो सारी ही इम्यूनिटी, जो भी बेनिफिट जो मिलते हैं प्रेसिडेंट को वो मिलेंगे। बट ऐसे वो मेनली क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, ऐसे क्या है, वो मेनली चेयरमैन है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या है,
तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो हेड ऑफ द स्टेट कहने का मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो रोल जो है वो सेंटर के साथ साथ स्टेट का भी आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेंटर से भी मेंबर्स होने चाहिए जो इलेक्ट करें, और स्टेट से भी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट, तो यहाँ पर जब ये चेयरमैन है किसके, राज्यसभा के, राज्यसभा क्या है, एक मेंबर, एक बॉडी, एक हाउस है किसका, पार्लियामेंट का। तो स्टेट का यहाँ कोई रोल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसलिए जब अगर पार्लियामेंट एक सेंटर है, जब ये व्यक्ति जो इलेक्ट हो रहे हैं वो चेयरमैन एज अ राज्यसभा वर्क करने वाले हैं, तो यहाँ पर उनका रोल जो है वो पार्लियामेंट के लिए होगा, यानी सेंटर के लिए रोल होगा। तो यहाँ पर स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टेट सारे खत्म हो गए। अब स्टेट सारे खत्म यानी कि स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, इसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, सारे ही खत्म हो गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सोचना ही नहीं है स्टेट के बारे में कुछ भी, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट बीइंग आल्सो फेडरल कंट्री, हम फेडरल कंट्री है, तो वहां पर सेंटर और स्टेट दोनों का होना चाहिए। यहां तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि ये हेड ऑफ द स्टेट है, तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पोस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्टेड और स्टेट में भी इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ भी लेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप समझें कि स्टेट में तो ठीक है, बट यूटीज भी हैं दो, जैसे कि पुडुचेरी है, दिल्ली है, वहां के भी पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर्स, क्योंकि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली है। जम्मू कश्मीर का अभी तक क्लियर नहीं है, तो वहां के भी इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर कहीं के भी नहीं होंगे इलेक्शन में, ये क्लियर है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ही, बिकॉज इन्हें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया इनके फंक्शंस के बारे में। तो इलेक्टेड जो है, जो लोगों ने रिप्रेजेंट किया, कोई नॉमिनेटेड में तो हम नहीं जानते, कोई भी नॉमिनेट हो सकता है, लेकिन इलेक्टेड में वी हैव गिवन द वोट, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, तो एक ट्रस्ट फैक्टर है। तो इस कारण से इलेक्टेड का रोल आएगा, नॉमिनेटेड का नहीं। इस तरह से मैं आपको सिर्फ कोनोटेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कैसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड मेंबर कहाँ के, तो सर बोथ के होंगे, क्योंकि सेंटर में दोनों होते हैं, यानी कि लोकसभा भी हो गए और दूसरा राज्यसभा भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा, ठीक है। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, द आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा सर, सिर्फ 6 ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलते हैं, और अगर इन 6 को एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया तो कहीं ना कहीं ये फेडरल कैरेक्टर के विरोध में जाता है। इस कारण से हम 6 को पावर एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। तो इसलिए सबके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर तो पार्ट लेंगे, बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं लेते, और 3 मेंबर यहाँ से होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखें तो सेंटर, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का एज अ रोल ऑफ चेयरमैन है, तो चेयरमैन रोल है, तो यहाँ पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही होंगे, वो भी दोनों ही हाउसेस के होंगे। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि नॉमिनेटेड भी आएंगे। रीजन बहुत सिंपल है कि पार्लियामेंट में उन्हें एज अ चेयरमैन के रूप में काम करना है, तो जब चेयरमैन होंगे तो वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे राज्यसभा में, तो इसीलिए यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी होना जरूरी है। ये मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी समझा रहा था, ताकि एग्जाम में किस तरह से गलतियां नहीं कर सकते। ऐसे बेसिकली आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपके बोथ द हाउसेस के जो है इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आते हैं थोड़े से और फैक्ट्स के बारे में जो हमें समझना है। देखिए, जब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जो है, जैसा कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बात किया था कि ये जो होता है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का होता है। हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पहले बात कर लिया है। इसके साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और साथ साथ क्या, सीक्रेट बैलेट, यानी कि जो वोटिंग होती है वो वोटिंग बाय द सीक्रेट बैलेट, वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। अब देखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको समझना बहुत जरूरी है, बट ये जो है ना, मैं आपको एक बेसिक लेक्चर में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है वो किस तरह से होता है। बट हाँ, बीइंग एस्पिरेंट और थोड़ी सी आपको जानकारी भी होनी चाहिए सिटीजन होने के नाते भी, तो हम लोग जो बेसिक लेक्चर लेते हैं ना वहां आपको कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह से आप वोटिंग करते हैं, तो ऑर्डर वे में करते हैं और उसके बाद कैसे ट्रांसफर होता है, तो एक बता देंगे आपको, ठीक है। वैसे आप ये बस 3 बात याद रखेंगे कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और वोटिंग बाय द सीक्रेट बैलेट। यहां तक बात पता है, आपके एग्जाम में काम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक 2-3 फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको, जो कि आपके जैसे स्टेट पीसीएस इस तरह के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कारण से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फॉर्म हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तो जॉइंट सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसे 11th में ही, यानी 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही से खत्म कर दिया गया था 1961 वाले में, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, बट उतना ज्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेन डिसाइडर होता है। अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स या फिर कुछ भी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही, प्रेसिडेंट के भी केस में, वाइस प्रेसिडेंट के भी केस में होता है। देखिए कुछ ट्रिक्स हैं, याद रख सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो इन सभी के लिए जो एज होती है वो 35 होती है। क्योंकि अभी मैं क्वालिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो आप एग्जाम में अगर याद रखते हैं ना, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है और आपके लिए यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके क्या बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो देखिए बेसिकली 4 क्वालिफिकेशंस आती हैं, याद रख सकते हैं। देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, चलिए ये सभी को पता है। 35 इयर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए लोकसभा नहीं है, लोकसभा किस केस में, प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट का जब केस आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का जब केस आएगा तो राज्यसभा होगा। यहाँ पे लोकसभा कब होगा, जब प्रेसिडेंट होंगे तो। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम ही है, प्रेसिडेंट वाला ही 4 है, बट प्रेसिडेंट में यहाँ पर लोकसभा होना चाहिए, यहाँ पर राज्यसभा, यानी कि क्वालिफाइड इनफ टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, या फिर क्वालिफाइड इनफ टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब नॉमिनेशन होगा, कि अगर आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो नॉमिनेशन फाइल करना होता है। तो नॉमिनेशन जब आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको 20, जैसे 50-50 था जब हम प्रेसिडेंट की बात की थी, तो यहाँ पर 20 आपको पहले प्रपोज करने चाहिए और उसके बाद 20 आपके सेकेंडर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी जब आप साइन करने जा रहे हो 20 लोग आपके साथ होने चाहिए जो वोट करने वाले हैं, और 20 उसके फिर बाद में होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट द सिक्योरिटी। हम लोगों ने बात किया था पिछले भी वीडियो में, प्रेसिडेंट वाले में भी, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। तो यहाँ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 15,000 रुपीज का देना होता है। और ये जो है वो अगर आप 1/6 वोट नहीं लेते हैं तो इस केस में क्या होता है, आपका ये पैसे जब्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ओथ एंड एफर्मेशन वाला पार्ट आ जाता है। ओथ एंड एफर्मेशन, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, तो वहां पर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें आ जाते हैं। देखिए ओथ एंड एफर्मेशन का बहुत ही सिंपल है, कौन करवाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको करवाएंगे प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन भी इन्हीं को देते हैं। ठीक है, रेजिग्नेशन भी इन्हीं को देंगे, और ये भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। 69 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बात याद रखनी है कि ओथ एंड एफर्मेशन जो है सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप 2020 वाला पेपर देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, और रेजिग्नेशन भी देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसके बाद देखिए कंडीशंस की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि कंडीशंस वैसे तो उसमें कोई खास कंडीशंस है नहीं, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब हम वाइस प्रेसिडेंट के कंडीशंस की बात करते हैं ना, तो आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप हो सकते हैं, या हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अगर बाई चांस आप हैं तो आप उसको बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप उस सीट को वैकेंट कर दें, हो जाता है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये वाला एक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां तक हम टर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो जो टर्म है आपका 5 इयर्स है, इट इज वेरी सिंपल। और जिस दिन आप एंटर करते हैं वहां से आपको माना जाता है, और ये 5 इयर्स फिर आपका चलता है। इसमें भी इंटरगम वाला कॉन्सेप्ट आता है। इंटरगम कहने का मतलब है कि जब तक आपका सक्सेसर नहीं आता, ठीक है, तब तक आप रहते हैं ऑफिस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सक्सेसर जब तक आएंगे नहीं तब तक। फिर रेजिग्नेशन किसको देंगे, अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन जो है वो देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, और कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है, आप कितने भी बार एनी नंबर ऑफ टाइम बन सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट वाला केस में था, आप मान लेते हैं कि इस बार इलेक्शन आप जीतते हैं, उसका नेक्स्ट ईयर भी आपका टर्म कंप्लीट हो जा रहा है, आप फिर से बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद अब आपको रिमूव भी किया जा सकता है, इम्पीच नहीं किया जा सकता। इम्पीच सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, बट अगर वही बात करते हैं यहाँ पर तो हम इसे रिमूवल टर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम रिमूवल टर्म यूज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम ये टर्म वाली बात करते हैं ना, तो टर्म वाला जो बात है वो आपको आर्टिकल नंबर 67, ठीक है, आर्टिकल कितना, आर्टिकल 67 में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम रिमूवल की बात करते हैं, ठीक है, तो रिमूवल को आपको समझना जरूरी है कि रिमूवल आखिर होता क्या है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं कि आपको
रिमूव करना है तो आपको रिजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है, जैसे कि उस केस में भी। तो लेकिन जब रिजोल्यूशन आप पास करते हैं तो सबसे पहले राज्यसभा से होना चाहिए। रीजन है राज्यसभा के आप मेंबर हैं तो राज्यसभा से ही होना चाहिए, वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी से फिर यहाँ पे पास होगा। उसके बाद लोकसभा में आएगा, लोकसभा में सिंपल से भी हो जाएगा तो चल जाएगा। सिंपल यानी पता होगा 50% + 1, ठीक है। तो ये बात है। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच क्या है, जो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट कैच क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन्ड नहीं है। देयर इज नो ग्राउंड दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ व्हाट, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड नहीं दिया गया। वहीं अगर आप प्रेसिडेंट की बात करते हो तो प्रेसिडेंट के केस में आपको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है ग्राउंड कि आप रिमूव कर सकते हैं किस बेसिस पर, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। बट इस केस में वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपको किसी भी तरह के ग्राउंड देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसीज, ठीक है। वैकेंसीज कब कब ओरिजिन हो सकते हैं, तो देखिए दो चार चीजें तो हैं वो आपको पहले से पता है कि क्या सर, तो टेन्योर जो है वो अगर कंप्लीट हो जाए, यानी टर्म ही कंप्लीट हो जाए, 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। या आप रिजाइन कर दे, तो रिजाइन किसके पास करेंगे, तो सर वाइस प्रेसिडेंट के पास करेंगे। या फिर आप रिमूव्ड हो जाए, जो कि रिमूवल आप प्रोसेस किए, और एक अनफॉर्चूनेट कंडीशन होता है अगर डेथ हो जाए तो, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं अभी आगे बात करूंगा कि डेथ भी हुए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो दो बार ऐसे हमें देखने के लिए मिलता है, दो बार ऐसे देखने के लिए मिलता है, सॉरी प्रेसिडेंट के केस में ये देखने के लिए मिलता है कि दो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद थे, वो डाई किए थे। तो फिर वीवी गिरी और बीडी जाती थे, वो एक्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई कोनोटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हैं, तो टर्म कंप्लीट हो सकता है, या फिर आपने रिजाइन कर दिया, या फिर रिमूवल हो गया, रिमूवल का मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया, या फिर एक्सपायरी हो गया, ठीक है। तो ये सारे अगर केसेस हो रहे हैं तो इस केसेस में क्या होता है कि देखिए अब आपको मान लेते हैं कि वैकेंसीज होंगी, इन सारी केसेस में वैकेंसीज होंगी। तो अगर आप प्रेसिडेंट के केस में देखें, प्रेसिडेंट में भी ये सारी केसेस है, टर्म कंप्लीट हो गया तो, या फिर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो किसको रेजिग्नेशन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आप ध्यान से सुने इन सभी बातों को। रिमूव यानी उनको इम्पीच किया जा सकता है, या फिर डेथ हो सकता है, ये सभी केसेस में। तो वहां क्या बात रखी गई है, वहां ये बात कही गई है कि अगर प्रेसिडेंट के केस में ऐसी बात है तो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये लिख दिया गया ASPS, यानी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए। यहीं पर एक देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑल्दो मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला था बट यहीं पे देख लेते हैं, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में यही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या कॉन्सेप्ट है कि लेट से अगर होता क्या है कि वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट आपके हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, जैसे कि अगर हमारे इन आवर कंट्री अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं तो वो अगले जो 5 इयर्स हैं उनका टेन्योर, जिस दिन से वो एंट्री करते हैं उस दिन से वो 5 इयर्स तक करेंगे काम, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को देखें तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके जो रिमेनिंग पीरियड था उनका, लेट्स से उन्होंने 2 ईयर काम कर लिया था, 3 ईयर बचे थे तो 3 ईयर तक करेंगे। हमारे में ऐसा नहीं है, 2 ईयर काम कर लिया ठीक है, अब नए जो आएंगे वो अपना पूरा 5 ईयर करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल्दो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, CAC के कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जान सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेन सिलेबस में है वैसे भी, बट इधर आपको उतना है भी नहीं वैसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस, तो देखिए सर, पावर्स एंड फंक्शंस की अगर बात करते हैं ना तो यहाँ पर आर्टिकल 64 आ जाता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का अपने आप में ऐसा कोई कोई खास फंक्शन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो मेनली वर्क भी करते हैं वो किस कैसे वर्क करते हैं, तो एज अ चेयरमैन ऑफ व्हाट, राज्यसभा। तो उनके पास जो पावर्स होते हैं वो सेम होती है, स्पीकर जैसे लोकसभा में पावर है ना, सेम उसी प्रकार से पावर है। तो इनके पास राज्यसभा में चेयरमैन है तो वो सारे पावर्स हैं इनके पास, ठीक है। ये आर्टिकल 64 में दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 बेसिकली ये कहता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट का मेनली रोल कब है, एज अ प्रेसिडेंट, जब किसी भी तरह की वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो वहां पर आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। तो वो सिर्फ मैक्सिमम आप 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर
होते हैं, केस अगर बनता है, जैसे प्रेसिडेंट कब कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट के रूप में कब काम कर सकते हैं, जब रेजिग्नेशन हुआ है, रिमूवल हुआ है, डेथ हुआ है, या फिर इस तरह। अगर टर्म कंप्लीट होता है तो टर्म तो कंप्लीट होने से पहले ही आपको इलेक्शन करवा लेना होता है, ठीक है। तो 6 मंथ्स तक, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर जैसे डेथ हो गया, अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, रेजिग्नेशन दे दिया, तो 6 मंथ्स का टाइम है, 6 मंथ्स के अंदर आपको इलेक्शन करवा लेना है, ठीक है। तो उस केस के लिए 6 मंथ्स ये ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि 6 मंथ्स तक वो है, वो मैक्सिमम पीरियड है जब कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, आप मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट आ गया काम करने के लिए प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, 6 मंथ्स तक करेंगे। तो उस केस में अब ये तो थे चेयरमैन, चेयरमैन किसके, तो सर राज्यसभा के। तो अब चेयरमैन के रूप में कौन काम करेंगे, तो इस केस में आपके पास होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो आपके वर्क कर रहे होंगे एज अ चेयरमैन ऑफ दैट टाइम, ठीक है, वो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। बाकी देखिए जब हम सैलरी और ये सारी चीजें की बात करते हैं या फिर किसी भी तरह की, तो ये सारी चीजें जो है वाइस प्रेसिडेंट को एज अ वाइस प्रेसिडेंट ना मिलकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने के लिए मिलते हैं, यानी कि जो भी उनको सैलरीज हैं, एमोलेंट्स हैं, वो सारे एज अ चेयरमैन, क्योंकि मेनली उनका वर्क जो है वो चेयरमैन के रूप में, ये तो अनफॉर्चुनेट कंडीशन में आपको करना है, ऐसे वो आप चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो जो भी बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में आपको मिलती हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक और चैप्टर हम लोग देखते हैं, एक और देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यही दोनों चैप्टर देख लेते हैं। बाकी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दोनों में सेंटर में, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अभी यही देख लेते हैं। तो हम अब अभी देखने जा रहे होंगे, दैट इज पीएम एंड सीएम, ठीक है। पीएम और सीएम, पहले थोड़ा पीएम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा पता चलेगा। ठीक है सर, कुछ चीजें हैं, ऑल तो देखिए ये सब आते नहीं है, बट क्या है ना कि जो आप अगर कहीं भी दे रहे होंगे ना टेस्ट सीरीज, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए आप थोड़ा समझें इस चीज को। एक होता है डी ज्यूरे, एक होता है डी फैक्टो, यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन आता है, तो इस तरह की चीजें, जैसे फैक्ट है, फैक्ट यानी तथ्य, तो फैक्ट जो भी होता है वो रियल होता है, तो इस बेसिस पे आप कॉन्टेट कर सकते हैं। बाकी आपका नॉमिनल बच गया, तो नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, और रियल कौन है, पीएम, इतना तो बेसिक पता ही होगा, ठीक है। एक और चीज बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको पीएम और सीएम दोनों बात करूंगा, ठीक है। पीएम आते हैं आर्टिकल नंबर 75 के अंदर, ये आते हैं 164 के अंदर। अब इसको याद किस तरह से कर सकते हो, तो देखिए 75 अगर आपको ध्यान रहता है, क्योंकि 74 में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला आता है, तो 75 में आगे तो आपको 89 ऐड करना। अब इसके आगे जो मतलब मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे ना, तो 89 अगर आप ऐड करेंगे ना, तो बाकी सारा मैच करेगा, अगर इलेक्शन की बात कर लें या कुछ भी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब हर में वर्क नहीं करेगा, बट हाँ करता है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो स्टेट में अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, तो गवर्नर, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, सीएम, क्योंकि सीएम भी अभी हम बात करेंगे, तो दोनों को पैरेलली कंपेयर करके लेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक बात करते हैं, उसके बाद पहले बेसिक से पहले कुछ फैक्ट ही देख लेते हैं, कुछ फैक्ट दो चार आप लिखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी रिगार्डिंग द पीएम ऑफ आवर कंट्री, क्या कही थी कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया जाए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर किया जाए अमेरिकन सिस्टम से, तो अगर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो इसको अगर कोई कंपेयर किए थे किसी ने, यानी पीएम को प्रेसिडेंट के साथ अमेरिका के, तो वो बी आर अम्बेडकर थे, ये स्टेटमेंट कहा था। या फिर आप एक मुनरो का भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, कि मुनरो का एक स्टेटमेंट है कि पीएम इज द कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो ये भी अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बातों पे, चलिए तो इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्टेड नहीं होते हैं, आप अभी समझेंगे इस चीज को, ये क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। कभी कोई पूछे तो आप बताएं कि ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, क्योंकि पीएम जो है वो इलेक्टेड होते हैं सिर्फ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, उनकी पार्टी अगर मेजोरिटी में है, तो उस केस में प्रेसिडेंट उनमें से एक, जिनको बेसिकली वो पार्टी, क्योंकि कन्वेंशन है ये,
कोई भी मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, ये कन्वेंशन है कि अगर कोई भी पार्टी लोकसभा में, अगर जो भी पार्टी, लोकसभा भी नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोकसभा हो या राज्यसभा किसी के भी मेंबर को प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि जो मेंबर नहीं भी हैं उनको भी बनाया जा सकता है, यानी अगर आप मेंबर नहीं भी हैं तो भी बनाया जा सकता है। बस ये है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर या तो लोकसभा से या राज्यसभा से आपको मेंबर बनना होगा, भले ही नॉमिनेटेड बन जाए बट बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई भी एक पार्टी है, ठीक है, एक्स पार्टी, इनको मिली मेजोरिटी, तो अब वो देंगे अपना नाम, जो भी अपॉइंट करेंगे। तो ये जो चीज है वो कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन होती है। सेम चीफ मिनिस्टर में वर्क करता है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई पार्टी है वाई और उनको मेजोरिटी मिलती है, मेजोरिटी सीट्स, मेजोरिटी यानी 50% प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में क्या है ना कि जो भी मेंबर का नाम देते हैं ए, तो उनको गवर्नर बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मान लेते हैं कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है, यानी नो पार्टी इज गेटिंग द क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो इस केस में क्या, इस केस में ये होती है इंडिविजुअल जजमेंट। इंडिविजुअल जजमेंट ऑफ हुम, इंडिविजुअल जजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन केस ऑफ सीएम। तो ये इंडिविजुअल जजमेंट पे आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी मेंबर, कोई भी हाउस का मेंबर हो आप बन सकते हैं, यहां तक कि मेंबर ना भी हो तो भी बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर आपके पास टाइम है, 6 महीने में आप बन जाए। सेम केस स्टेट के साथ भी होता है, अगर आप स्टेट में भी मेंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात पूछने जा रहा हूं आपसे कि टर्म कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे 5 ईयर। द आंसर इज नो सर, 5 ईयर नहीं होते। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड मींस दे होल्ड द पोजीशन ड्यूरिंग द प्लेजर। ये टर्म आपने बहुत बार देखा होगा, प्लेजर ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट। अगर वहीं सीएम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सीएम के केस में गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, और इस केस में अगर सीएम की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब एक लास्ट बात हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट बात क्या है कि पावर्स एंड फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर एंड फंक्शंस। क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन है, तो देखिए पावर जो है 74 आर्टिकल, अब 89 ऐड करोगे तो कितना होता है 63, 163। तो यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के होंगे ये विथ सी। दे आर हियर टू aid and advise to whom, president. They are here to aid and advise whom, गवर्नर। यानी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर उसके हेड, यहाँ पर गवर्नर को एड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद सीएम एज अ हेड होते हैं। या किस बात में कहाँ लिखी गई है, तो 74 एंड 73। उसी तरह से 75 प्लस 89 मैंने आपको क्या बताया था 164, 75 164। 75 में क्या दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो पीएम अपॉइंट करते हैं, गवर्नर जो है वो किसको, सीएम को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लास्ट बात बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ एक पावर पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक पावर ही आप ध्यान लो कि जो पीएम है या सीएम है, सीएम स्टेट के लिए, पीएम सेंटर के लिए, जो है वो डिसाइड करता है पोर्टफोलियोज। ठीक है, पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर, यानी किस मिनिस्टर को कौन सा, किसको डिफेंस मिलेगा, किसको होम मिलेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, उसी तरह से स्टेट के लिए सीएम करेंगे, ये बात है। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है दैट इज ऑफ योर रेजिग्नेशन। अगर रेजिग्नेशन की बात कर लो या डेथ की बात कर लो, दोनों केस अगर रेजिग्नेशन, अब देखो रेजिग्नेशन देना भी होगा तो प्रेसिडेंट को देंगे, गवर्नर को देंगे, ये सारी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर पीएम देना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को दे देंगे, सीएम गवर्नर को देंगे, वो अलग बात है। अगर पीएम या सीएम रिजाइन करते हैं या डेथ करते हैं, इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है, ध्यान से बात सुने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है। लेकिन फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि प्रेसिडेंट अब किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं।
अब जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे फिर वो बाद में अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जो है पूरी एक टीम वर्क होती है, ठीक है, स्विम एंड सिंक टुगेदर ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इतनी ही बातें थी जो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे। इसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला पोर्शन आता है, वो करते हैं, उसके बाद फिर पार्लियामेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। जब पार्लियामेंट आएगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा वहाँ पे चैप्टर, तो उस केस में जो है वो हम आपको थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आपको यूजफुल लग रहे हैं तो आप इन वीडियोस को शेयर करें।